स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वे विद यशपाल सिंह में। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस बाय सम इनडायरेक्ट मेथड और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस बाय सम इनडायरेक्ट मेथड्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था पैरेलैक्स मेथड और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरर्स को। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उस एक्सपेरिमेंट में उसके मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी रहती है, क्या प्रिसिशन रहना चाहिए और कितनी एरर्स उसमें आ रही है, इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टेड है, जिसके हम अंदर पढ़ेंगे एक्यूरेसी को, प्रिसिशन को और एरर इन अ मेजरमेंट। तो आपका टॉपिक यही है कि एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन अ मेजरमेंट। तो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन का मतलब क्या है। तो बच्चों, मोटे मोटे तौर पे यदि देखें तो एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता से, और प्रिसिशन का मतलब भी क्या होता है, शुद्धता ही होता है। और ज़्यादा तरीके से हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं यथार्थता। यदि हिंदी वर्ड में इसका मीनिंग देखें तो यथार्थता। तो इसका मतलब क्या है, तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या चीज़ है, साथ ही एरर कैसे आ जाती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में। तो हम जैसे 3 स्टूडेंट ले लेते हैं, ए, बी और सी, और मैंने इनको एक ऑब्जेक्ट दिया जिसका इनको मास फाइंड आउट करना है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है मैं पहले से बता देता हूँ आपको, ये कितना है, 0.520 ग्राम है, यानी लगभग आधा किलो के बराबर है। ये 0.520 ग्राम, नहीं सॉरी, आधा किलो कहाँ है, ये तो पॉइंट बहुत कम है, 0.20 ग्राम। यदि पॉइंट नहीं होता तो फिर लगभग आधा किलो के बराबर हो जाता, बट यहाँ पर पॉइंट है। अब ए और बी और सी तीनों को मैंने बोला कि आप इसको मेजर कीजिए बार बार किसी भी टेक्निक से। कोई टेक्निक यदि वो जैसे कोई तराजू में ही तोल रहे हैं या कोई और तरीके से वो जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उससे उन्होंने जब मेजरमेंट किया तो मैंने इनको बोला कि 3 बार इनको मेजर करके देखना। तो ए ने सबसे पहले मेजरमेंट किया फर्स्ट टाइम, तो इसको मैं कह देता हूँ मेजरमेंट नंबर 1, मेजरमेंट नंबर 1। फिर ये M2 और ये M3 मतलब मेजरमेंट फर्स्ट, मेजरमेंट 2 और मेजरमेंट 3, 3 बार वो कर रहे हैं। और फिर लास्ट में हम इनका क्या लेंगे, एवरेज यहाँ पर लेंगे। एवरेज जो आएगा हमारा वो वैल्यू हमको बताएगी कि इसका जो आंसर है वो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसी से हम एक्यूरेसी और प्रिसिशन को पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, ABC 3 ले ली। ए ने जो मेजरमेंट किया तो सबसे पहले जो उसकी वैल्यू आई वो आई 0.52 ग्राम। उसके बाद अगले में किया 0.51 ग्राम, और तीसरे में उसकी वैल्यू आई 0.50 ग्राम। इज दैट क्लियर। बी ने जब मेजर किया तो 0.515 ग्राम, फिर आया 0.516 ग्राम, और फिर वापस कितने आए, 0.515 ग्राम, ये है। सी ने जब किया तो इसका आया 0.520 ग्राम, इसका आया 0.520 ग्राम, 0.520 ग्राम। ये 3 एक्सपेरिमेंट 3 तरीके से इन्होंने मेजरमेंट किया, तीनों ने अलग अलग तरीके से किया। इसके कुछ ऐसी वैल्यू आई तीनों बार में, इसके कुछ इस तरीके से आया, इसके कुछ आया। तीनों का एवरेज निकाल लेते हैं। इसका यदि एवरेज निकाले तो 0.52, 0.51 और 0.50, तो इन तीनों को जोड़ें। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो 50, 50, 50, 150 यानी 1.50 तो ये हो गया, और 2 और 1, तो हमारे पास आ गया एवरेज 1.53/3। देखो इनको जोड़ सकते हैं आप, तो 1.53/3 में आप करें सोल्व इसको, तो पॉइंट हटा दें, 10 नीचे लिया मैं, तो 153 में 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, फिर बचा 3 तो 1, तो 51, और फिर नीचे 10 है तो अच्छा सॉरी यहाँ पर एक 0 भी आएगा, 15 और 3, तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा बच्चों। तो ये 51 आ गया, और ऐसे ही 100 हटाएंगे आप तो 0.51 आ जाएगा यहाँ। तो आपके पास में यहाँ पे जो एवरेज आया वो क्या है, 0.51 ग्राम। इस तरीके से आप एवरेज निकाल लें इसका। इसका यदि एवरेज निकालें तो इसका एवरेज देखो ये दोनों सेम है, ये थोड़ा सा तो लगभग ये कितना आएगा, 0.515 ग्राम ही आने वाला है, और ये तो तीनों ही सेम है, तो तीनों को जोड़ के वापस 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 520 ग्राम आपके सामने रिजल्ट आया। तो यदि हम मेजरमेंट देखें ए के, तो ए के जो मेजरमेंट है ना तो एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है।
ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट तो हम तब कहते हैं जब इसका जो मेजरमेंट था वो हर बार कितने के बराबर आता, 0.520 ग्राम के बराबर ही आता। लेकिन एक बार तो जैसे आ गया 0.52, इसके पीछे जीरो लगाते, जीरो ही है, अंडरस्टैंड है। तो ये फर्स्ट टाइम में तो इसने सही मेजर किया, लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम में तो इसने बहुत वेरिएशन आ गया इसके। देखो पूरा का पूरा वेरिएशन देखो आप, यहाँ पे कितना वेरिएशन आ गया 0.01 का। आप इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ गया 0.01 कम आ गया, और इधर तो 0.02 का वेरिएशन आ चुका है। यानी ये एक्यूरेसी के साथ में एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो इसका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं है। प्रिसाइज क्यों नहीं है? प्रिसाइज जब करेंगे अपन, एक्यूरेसी और प्रिसिशन कैसे चेक करते हैं कि जो आपका एवरेज वैल्यू आ रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से कितना चेंज आ रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू तो ये थी, ये इसके रिजल्ट आ रहा है, इसके अंदर तो पूरा 0.01 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक्यूरेट नहीं है, साथ ही ये बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है। वैसे तो देखने में बहुत क्लोज ही लग रहा है, 0.01 का ही तो अंतर है, लेकिन मेजरमेंट में 0.01 बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ काफी ज्यादा अंतर आ रहा है, तो या तो ये प्रिसाइज है नहीं एक्यूरेट है। तो ये तो बिल्कुल सही काम यहाँ पे नहीं कर रहा है। अब बी की बात करें तो बी की तीनों रिजल्ट में देखो एक्यूरेसी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रिसिशन है। प्रिसिशन का मतलब हर बार जब वो बार बार मेजरमेंट कर रहा तो रिजल्ट ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ 0.01 का डिफरेंस आने लगा था यहाँ तो, बट यहाँ किसका डिफरेंस आ रहा है देखो लगभग सेम है। यहाँ और यहाँ पर डिफरेंस देखो तो 0.516 और 0.515। यदि मैं इसमें घटाऊं इसको तो मेरे पास आ रहा है 0, ये 1 आ गया, 0 0 और ये पॉइंट, 0.001 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बहुत कम डिफरेंस है। यानी ये बहुत प्रिसाइज है। जो ए है आपका ना वो एक्यूरेट था ना प्रिसाइज था, लेकिन बी आपका काफी प्रिसिशन के साथ में मेजरमेंट कर रहा है, लेकिन एक्यूरेट तो ये भी नहीं है। क्योंकि एक्यूरेट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके काफी 0.05 का डिफरेंस आ रहा है, 0.0 अपन इसको घटा के देख लेते हैं तो 0.520 और 0.515, तो 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 0.005 का। तो एक्यूरेसी तो इसकी सही नहीं है क्योंकि इसको लगभग इसके बराबर ही आना था, लेकिन प्रिसिशन बहुत अच्छा है क्योंकि इसके जब मेजरमेंट है उसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है। हर बार वो एक तरह से एक ही तरीके के रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब बहुत प्रिसाइज तरीके से कर रहा है। तो प्रिसाइज क्या चीज होगी? जब कोई एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो बार बार जब उसका मेजरमेंट करने पर हमारा जो रिजल्ट आता है वो लगभग सेम ही आ रहा हो, तो मतलब एक्सपेरिमेंट आपका बहुत प्रिसाइसली तरीके से किया जा रहा है। लेकिन जो रिजल्ट एवरेज लास्ट में आ रहा है वो ट्रू वैल्यू जो वास्तविक आपका रिजल्ट आना चाहिए था उसमें आपने जो निकाला रिजल्ट, इसमें यदि डिफरेंस है तो फिर एक्यूरेट तो नहीं है। एक्यूरेट तो कब कहेंगे? जब सेम टू सेम आ जाए तब तो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन आपने जो रिजल्ट निकाला, बार बार जो आपने ऑब्जर्वेशंस ली वो एक जैसी ही आ रही है, तो उसको हम कहेंगे कि प्रिसाइज है, मतलब बहुत सफाई से काम किया गया। मतलब हर बार ऐसे नहीं कि कभी 0.50, कभी 0.51, कभी 0.52, तो प्रिसाइजली क्या काम हो रहा है। लेकिन हर बार लगभग एक जैसी, हर बार ही जैसे 0.50 फिर 0.50 पर फिर 0.50, तब तो प्रिसाइज तो है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट तो तब होता है जब 0.52 लेकर आता है। इसका मतलब ये 0.02 की जो एरर आ रही है वो क्यों आ रही है? हो सकता है उसके नापने वाला जो उपकरण है उसमें ही कोई गड़बड़ हो। अपन जब वेट करते हैं तो ऑलरेडी जैसे उसमें कुछ वेट ऑलरेडी ऐड हो रखा होता है, हम जब उसमें वजन रखते हैं तो वो उसमें भी ऐड हो जाता है, तो हमेशा कुछ ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट की एरर हो सकती है जिसके कारण उसके जो रिजल्ट है उसमें एक्यूरेसी नहीं आ रही है, बट प्रिसिशन उसके अंदर है। तो यहाँ पर बी जो है वो प्रिसिशन के साथ में मेजरमेंट कर रहा था, बट एक्यूरेट तो ये भी नहीं है। तो प्रिसिशन है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। अब सी की बात करें तो सी का जो रिजल्ट है वो एकदम प्रिसाइज और एकदम एक्यूरेस है, क्योंकि इसके हर मेजरमेंट में वैल्यू डिफर नहीं हुई, वैल्यू एक ही रही, साथ ही जो रिजल्ट आया एवरेज वो बिल्कुल एक्यूरेट ट्रू वैल्यू के बराबर है। तो इसका हम कहेंगे कि जो सी है वो बहुत प्रिसिशन के साथ में मेजरमेंट कर रहा है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में भी मेजरमेंट कर रहा है। तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या है? एक्यूरेसी का मतलब यह है कि कोई भी मेजरमेंट जब आप करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है उस ट्रू वैल्यू के बराबर यदि आपने रिजल्ट मेजर किया है तो आप कहेंगे कि बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन आपका डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि एक्यूरेसी उसमें थोड़ी सी कम है। प्रिसिशन का मतलब यह है कि उस एक्सपेरिमेंट को एक बार करूँ या 100 बार कर लूँ, रिजल्ट हमेशा एक ही आवे, तब तो प्रिसाइज है।
भाई समझने वाली बात है कि एक बार करूं या 100 बार करूं, रिजल्ट एक ही आवे तो प्रिसाइज है, रिजल्ट हर बार ही अलग आवे इसका मतलब वो प्रिसाइज नहीं है। और एक्यूरेसी का मतलब है कि जो हर बार करने के बाद जो रिजल्ट आया, एवरेज जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, वो यदि मेरी ट्रू वैल्यू के बराबर है, ट्रू वैल्यू कौन सी होगी, जो आपने पहले ही निकाल के रख रखी कि ये है इसकी ट्रू वैल्यू, उसके बराबर आ गया तो इसका मतलब एक्यूरेट है, और बराबर नहीं आया तो इसका मतलब एक्यूरेट नहीं है। तो इस तरीके से दो टर्म आपने सीखी, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। प्रिसिशन का रिलेशन बार बार मेजरमेंट करने से, बार बार मेजरमेंट करके एक ही वैल्यू को लेके आने से है। एक्यूरेसी का मतलब फाइनल रिजल्ट जो आता है उसका ट्रू वैल्यू से कंपेयर करने पर यदि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है तो वो एक्यूरेसी या एक्यूरेट रिजल्ट कहलाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो फिर इसमें एरर क्या होती है? अब हम कह रहे हैं कि भाई इसमें सेम नहीं आया, सेम क्यों नहीं आया? तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है। तो ये डिफरेंस क्या है? यही तो एरर है, यही तो एरर है, यही तो एरर आई है। यहाँ पे उसने गलती करी है, कुछ त्रुटि रख दी है। एरर का मतलब त्रुटि, कुछ त्रुटि उससे हो गई है। हो सकता है उसके खुद से होगी, हो सकता है वो जिस मशीन से उसको मेजर कर रहा हो उसमें कोई मिस्टेक हो सकता है कोई अदर इफेक्ट उस पर वहां पे लग रहा हो जिसके कारण उसके मास में कुछ चेंजेस आ रहा हो। तो एरर्स क्या होती है, एरर्स किस किस टाइप की हो सकती है, और इन एरर्स को कैसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसिशन, और एरर क्या होती है। तो एरर जो ट्रू वैल्यू है और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों में यदि कोई डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब वो डिफरेंस ही क्या है, वहां पर एरर कहलाता है। और यदि आपकी ट्रू वैल्यू और आपकी मेजर्ड वैल्यू सेम है तो इसका मतलब उस एक्सपेरिमेंट में, उस ऑब्जर्वेशन में, उस मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं है। इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो एरर को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। एक्यूरेसी और प्रिसिशन की जो डिफाइन है आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। आप इसको पढ़ें एक बार, एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छा तरीके से इसमें समझा रखा है इसको। तो एक बार जरूर आप एनसीईआरटी की बुक में जाके देखें। मैं इधर से भी मिटा देता हूं। तो अब आप हेडिंग डालें एरर्स क्या होता है। तो एरर्स का डेफिनेशन आप देखें तो एरर इन अ मेजरमेंट, मापन में त्रुटि, मापन में त्रुटि, इसका जो फॉर्मूला बनेगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एरर बराबर क्या होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। तो एरर क्या होगी, जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसमें से आप मेजर्ड वैल्यू को घटा देंगे तो जो भी वैल्यू बचेगी वो आपकी एरर कहलाती है। तो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कांस्टेंट एरर्स, दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टेमेटिक एरर्स, और थर्ड जो है इसके अंदर रैंडम एरर्स, और फोर्थ ग्रॉस एरर्स और मिस्टेक्स। 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो सिस्टमेटिक एरर, जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं अलग अलग। जैसे फर्स्ट बात करें तो एक इसमें आ जाता है पर्सनल एरर, एक बात करें अपन तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एक आ जाता है इसमें। जैसे देख लेते हैं, याद नहीं आ रहा, जैसे एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेस, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोज, एक्सटर्नली कोई अलग ही कारण है जिसके कारण वहां पे एरर उत्पन्न हो रही है। और एक लास्ट एरर ड्यू टू टेक्निक, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। तो एरर ड्यू टू आपकी जो मेजरिंग टेक्निक, जो मेजर करने की जो टेक्निक आपने यूज़ कर रहे हैं उसी में ही गड़बड़ है, आपकी टेक्निक ही गलत है। तो फिर यहाँ पर जो एरर आएगी वो क्या कहलाएगी, एरर ड्यू टू मेजरिंग टेक्निक। रैंडम एरर्स,
ग्रॉस एरर्स और मिस्टेक्स। तो ये कुछ तरीके से हम एक चार्ट बना सकते हैं यहाँ पे कि एरर्स किस किस प्रकार की होती है। कॉन्स्टेंट एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स जिसके इतने सारे टाइप्स हैं, पर्सनल एरर्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एरर ड्यू टू मेजरिंग टेक्निक, रैंडम एरर्स और ग्रॉस एरर्स और मिस्टेक। तो एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं एक्सप्लेन वर्बली कर रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि ये यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है और ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल थ्योरी वाइज समझा रखा है, तो आप वहाँ जाके भी इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखो होता क्या है, कॉन्स्टेंट एरर्स क्या चीज़। तो बच्चों जैसे कोई एक्सपेरिमेंट आपने किया और उस एक्सपेरिमेंट में जो आपने मेजर्ड वैल्यू निकाली है वो मेजर्ड वैल्यू हमेशा ट्रू वैल्यू से एक फिक्स अमाउंट से कम आ रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने एक वायर लिया और ओम के नियम का सहारा लेते हुए इस वायर का रेजिस्टेंस निकालने की मैंने कोशिश की और मुझे पता है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो जैसे 2 ओम है, या मुझे पता है कि इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। बट मैंने जब बार बार निकाला अलग अलग तो मेरे पास आया जैसे 2.2 ओम, फिर दूसरी बार निकाला तब भी मेरे पास क्या है 2.2 ओम, फिर तीसरी बार निकाला तब भी कितना है 2.2 ओम, फोर्थ बार मेजरमेंट किया तब भी कितना है 2.2 ओम, हर बार 2.2 ओम 2.2 ओम। तो मेरे पास एरर कितनी आ रही है, एरर मैंने निकाल ली, ट्रू वैल्यू कितनी है 2 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है 2.2, तो मेरे पास एरर आ गई -0.2। ठीक है, तो -0.2 ओम मेरे यहाँ पर एरर है। ये एरर यदि मैं देखूँ तो हमेशा सेम ही आ रही है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तब कोई अलग एरर या 2.2 एरर नहीं आई हो, दूसरे में भी सेम ही तो है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यदि मेरे पास जैसे यहाँ 2.1 और 2.3 आ जाता और एक बार 2.2, तो हर ऑब्जर्वेशन में मुझे डिफरेंट एरर मिलती, लेकिन मुझे यहाँ पर हर ऑब्जर्वेशन में एक ही एरर मिल रही, तो एक फिक्स्ड एरर मिल रही है। तो ऐसी फिक्स्ड एरर क्या कहलाती है, कांस्टेंट एरर्स कहलाती है। अब ये कांस्टेंट एरर क्यों आ रही है, हो सकता है मैंने जो वहाँ पर अमीटर और वोल्टमीटर लगा रखा उसमें उसके लीस्ट काउंट में कोई गड़बड़ हो, या उसके अंदर जो स्केल है उससे जो मैं मेजर कर रहा हूँ वहीं पे ही कोई एरर ऑलरेडी फिक्स्ड हो। तो उस ऑलरेडी फिक्स्ड एरर के कारण क्या होगा, हमेशा मेरे इसकी चीज़, जैसे कहने का मतलब क्या आप समझ नहीं पा रहे होंगे बट मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ये स्केल है, एक वोल्ट मीटर है, इसमें इस तरीके का बना हुआ होता है, इस तरीके का उपकरण होता है, एक नीडल होती है, इस तरीके से नीडल होती है छोटी सी। तो मेरे पास यहाँ पे जैसे 0 है या 1 वोल्ट है, फिर यहाँ पे 2 है या 3 है या 4 है 5 6, इस तरीके से कुछ स्केल है उसमें। अब मेरा जब करंट फ्लो नहीं हुआ तब इसको 0 पे होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी ये 0 पे नहीं होकर कहाँ पर है, इसमें जो सेकंड डिवीजन है उस पर है, मतलब ये ऑलरेडी 2 आगे है। तो फिर क्या होगा, जब मैं रेजिस्टेंस जब निकालूंगा तो वोल्टेज जब मैं काउंट करूंगा तो मेरे 2 डिवीजन का डिफरेंस हमेशा ही रहेगा, क्योंकि मेरे होना कहाँ था 0 पे। 0 पे होने के बाद जैसे करंट फ्लो की आना जैसे 2 पे चाहिए था, लेकिन ये 2 आगे होने के कारण अब कहाँ आएगा 2.2 पे आएगा। तो यानी मेरे पास 0.2 की तो पहले से ही एरर है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट के कारण ही आ रही, हर ऑब्जर्वेशन में ये रिपीट होगी। तो इसलिए मेरे को हर ऑब्जर्वेशन में कुछ एरर फिक्स मिलेगी, ये कांस्टेंट एरर के लिए। तो ऐसा कुछ आपके जो भी मशीन या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज ले रहे हैं उसमें मिस्टेक के कारण ये ऐसा हो सकता है। तो ऐसी एरर्स को क्या कहते हैं, हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये हो गया कि जैसे इसके टाइप्स की बात करें तो पर्सनल एरर की बात करें तो जैसे कोई 5 लड़के हमने लैब में खड़े किए, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट उनको करने के लिए बोला, एक्यूरेसी मैंने उनको जो ट्रू वैल्यू थी मैंने बता दी, भाई आपके पास में इतना रिजल्ट आना चाहिए। एक बच्चा ऐसा है जो एक्सपेरिमेंट करते करते सो गया, एक्सपेरिमेंट करते करते रीडिंग लेते लेते उसकी नींद आ गई, या ऐसा है कि उसको कम दिखाई देता है लेकिन वो अपना चश्मे का यूज करता है, लेकिन उसको आज वो घर पे भूल के आ गया चश्मा, तो अब उसको सही ढंग से जो रीडिंग है वो पढ़नी नहीं आ रही है ना, रीडिंग पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। रीडिंग है जैसे 0.5 वो पढ़ रहा है 0.3, ऐसा हो सकता है कि गूगल्स उसके घर भूल के आ गया है। तो जो एरर आ रही है वो किसके कारण आ रही है, उस लड़के के खुद के कारण आ रही है, उसकी खुद की गलती है, वो चश्मा घर क्यों भूल गया, या फिर वो सो गया तो जो रीडिंग उसको लेनी थी वो ले नहीं पाया तो उसने तुक्के में एक रीडिंग लिख दी। तो ऐसी एरर्स क्या कहलाएगी, पर्सनल एरर कहलाएगी। ये आपका जो ऑब्जर्वर है उसकी खुद के कारण ऐसी एरर आपके सामने आ रही है, ऐसी एरर क्या कहलाती है, पर्सनल। ऐसा कोई मशीन के कारण नहीं हो रहा, ये खुद के कारण हो रहा है, तो ऐसी एरर पर्सनल। इंस्ट्रूमेंटल, या फिर वापस वही आगे
जो एग्जाम्पल मैंने कॉन्स्टेंट में दिया था वो एग्जाम्पल यहाँ पे वापस लिख सकते हैं कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही खराब है या आपके इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी कोई एरर फिक्स है, जिससे आपको जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो हमेशा ट्रू वैल्यू से या तो ज़्यादा या फिर कम मिल रहा है। तो आपके एरर किसके कारण आ रही है? इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रही है। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है। जब हम लैब में आते हैं तो एक्यूरेट आंसर बहुत मुश्किल से मिलता है। आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास 12th में, क्लास 11th में, तो जो ट्रू वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू उनमें डिफरेंस आपको हमेशा ही मिलेगा। कोई ना कोई कारण जरूर रहेगा जिसमें इंस्ट्रूमेंटल सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि बार बार एक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग तरह के बच्चे आके कर रहे हैं। कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई इधर से घुमा रहा है, कोई उधर से कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें एरर आई जाती है। तो वो मशीन जो है वो ख़राब हो जाती है, या ख़राब नहीं कहे तो उसके अंदर कोई ना कोई परमानेंट एरर आके उसमें सेट हो जाती है, जिससे आपको जो नया बच्चा आएगा उसको हमेशा वो एरर उसमें मिलेगी। तो ऐसी एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कोजेस, आपकी मशीन सही है, आप खुद बहुत अटेंटिव है, अब बहुत शानदार तरीके से एक्सपेरिमेंट करने आए हैं, सुबह से तैयार होकर आए हैं कि आज मेरे को आज एक्सपेरिमेंट करके ही दिखाना और एकदम खतरनाक वैल्यू लेके आऊँगा। लेकिन चक्कर पड़ गया, जब आप आए थे उस समय टेम्परेचर कुछ 25 डिग्री सेल्सियस रहा था, अभी भयंकर गर्मी पड़ने लग गई, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। आपने जब सुबह आते ही जब एक्सपेरिमेंट किया तब आपके एग्जैक्ट रिजल्ट 2 ओम आ गया था। आप मान लो कि ओम्स लॉ ही कर रहे हैं, ओम्स लॉ से किसी वायर का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, आपके 2 ओम सुबह आ गया था। लेकिन सर उस समय आए नहीं थे, आपने आते ही सर के आते ही दिखाया कि सर मैंने 2 ओम निकाला। सर ने बोला मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मेरा सामने करके दिखा। तो क्या सर कब करूँ? तो दिन में करेंगे, दिन में, लेकिन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब जब आपने करने लगे तो आपका रिजल्ट आया 2.2 ओम। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो आपने तो सही प्रोसेस से ही किया, लेकिन कोज क्या रहा? इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से आपका रिजल्ट अलग आया। तो टीचर ने बोला कि ये क्या है, तेरे तो पहले 2 ओम आ रहा था, अब 2.2 आ रहा है, एरर है। अब आप क्या करेंगे? तो ये जो एरर है ये इसमें ना तो आपकी गलती है ना कोई इंस्ट्रूमेंटल मिस्टेक है, लेकिन एरर किसके कारण आ रही है? किसी एक्सटर्नल कोज के कारण। हालांकि आपके टीचर को वो ध्यान पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा डिफर, वो आपको बताएंगे कि हाँ बेटा ये, आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन उठ जाएगा कि ये चेंज किससे हो गया। तो आपको टीचर जरूर बताएंगे कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो इसलिए ज़्यादा बता रहा, कोई बात नहीं, कल सुबह आके वापस करना, 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हम एरर जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो एरर एक्सटर्नल कोजेस के कारण भी आ सकती है। एक्सटर्नल कोजेस, आपके प्रेशर में चेंज आ सकता है, आपके टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके मतलब उन पे इफेक्ट उसका पड़ सकता है। एरर ड्यू टू मेजरिंग टेक्निक, आपको बताया कि रीडिंग, कोई जैसे वर्नियर कैलिपर्स दे दिया, वर्नियर कैलिपर्स में इस तरह की बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ जाती है, क्योंकि बच्चे को जैसे हम बताते हैं तो बहुत छोटे छोटे से उसमें डिविजन्स होते हैं। वर्नियर जो स्केल होती है उसमें बहुत छोटे छोटे, मतलब 0.1 सेंटीमीटर के भी 10 डिवीजन कर रखे होते हैं। तो अब उसमें क्या दिखता नहीं है, फिर उसमें क्या है कि इस तरीके से होता है, जैसे एक छोटा सा ऐसे बहुत छोटे छोटे से ऐसे होते हैं और ऊपर एक और स्केल होता है। तो आपको इन दोनों को देखना है कि कौन सा सीध में है। तो अब जैसे 4th नंबर का डिवीजन ऊपर वाले से सीध में, लेकिन आपको 9th वाला भी दिख रहा है, तो अब आपको दिमाग काम नहीं कर रहा 4th लूँ या 9th लूँ, और आपको एक और दिख रहा है। तो आपने जो मेजर करने की टेक्निक है अभी तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको देखा ही नहीं, आपने ऊपर से किसी को देख लिया। तो आपको जो टेक्निक सिखाएगी वो टेक्निक तो आपने फॉलो नहीं की और आपने कुछ और ही रिजल्ट वहाँ पे लिख लिया। फिर आप कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट सही नहीं आ रहा सर, ट्रू वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर मिस्टेक किसकी है? आपकी टेक्निक की। आपको जैसे टेक्निक बताएगी वो आपने फॉलो नहीं की, या फिर ऐसा हो सकता है आपको करना क्या था, जैसे मेरे साथ एक बार हो गया था। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जब प्रैक्टिकल करने गया, फिजिक्स एग्ज़ाम, फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था मेरा, उसमें मैंने कॉलेज टाइम में बिल्कुल उस साल पढ़ाई नहीं की थी ना, कभी प्रैक्टिकल लैब में गया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली मेरे को कौन सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया है। तो एक्सपेरिमेंट जब मुझे मिला तो मेरा था बाइफिलर सस्पेंशन, द्वितंतु दोलन जिसको कहते हैं, उसको मुझे करके पूरा काम करना था। तो मुझे तो उसका ये भी नहीं पता था कि बाइफिलर सस्पेंशन पड़ा कहाँ पर है उस लैब के अंदर, मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब मेरे पास आया तो मैंने एक फ्रेंड, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे और भी एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैंने उनसे जस्ट पूछ लिया कि यार ये वाला कहाँ पड़ा, ये तो बता ही दे ताकि वहाँ जाके खड़ा हो जाऊँ। तो उसने बता दिया, तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। अब मुझे क्या करना था कि मुझे वॉच, अपने जो स्टॉप वॉच होती है वो दे दी गई, और मुझे टाइम के साथ में ऑसिलेशन के 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम मेरे को नोट करना था। तो मेरे को क्या करना था, उस बाइफिलर सस्पेंशन को मेरे को यूं इस तरीके से,
ऑसिलेट करके, मतलब हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ना था और वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता। तो मेरे को 20 टाइम्स के लिए टाइम नोट करके एक टेबल बनानी थी और उससे एक ग्राफ बनाना था, ऐसा मेरा काम था। तो रट के तो मैं आया था बाइफिलर सस्पेंशन में करना क्या होता है, बट मुझे ये पता नहीं था करते कैसे। तो मैंने उसको ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कराने की जगह यू करा दिया। तो मैंने यू जब ऑसिलेशन कराया तो टाइम तो मेरा एक्यूरेट आ गया, जैसे मैंने घर पे जो टेबल बना रखी थी रिकॉर्ड में, वैसी की वैसी टेबल वहाँ पर मैंने बना के रख दी, क्योंकि मुझे पता था वो रट के आया था कि भाई इतने ऑसिलेशन में इतना समय लगेगा, तो मुझे याद था। तो मैंने उसी हिसाब से एक बार चेक भी कर लिया, हाँ सही आ रहा है। तो मैंने 2-4 रीडिंग लेके मैम को बुलाया, मैम मेरे एकदम सही रीडिंग आ रही है, बिल्कुल देख लीजिए आप। तो उन्होंने बोला करके दिखाओ। तो मैंने 20 ऑसिलेशन के लिए जैसे टाइम निकाला तो टाइम तो सही आ गया, लेकिन मैम ने बोला बेटा टेक्निक गलत है, आपको ऐसे ऐसे ऑसिलेशन नहीं कराना है, आपको ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कराना है। बट चलो उन्होंने मुझे माफ़ किया, टाइम मेरा सही था तो उससे करके मेरे चेक हो गया और मेरे नंबर भी ठीक ठाक आ गया। बट वो टेक्निक तो बिल्कुल ही रॉन्ग थी। बट वो तो एक वहाँ पे एक अच्छी मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे रिजल्ट सही आ रहे थे, अदरवाइज मेरे एरर जरूर आनी चाहिए थी। तो मेजरिंग टेक्निक आपकी डिफर हो सकती है, तो सही टेक्निक से यदि आप करते हो तो एरर नहीं आएगी, सही टेक्निक से नहीं करते हैं तो जरूर एरर आपके आती है। तो ऐसी टाइप की एरर सिस्टमेटिक एरर्स कहलाती है बच्चों। रैंडम एरर्स का मतलब ये हो गया कि एक बार, जैसे ये इसी से समझ लो कांस्टेंट की उल्टी है रैंडम, कभी क्या रिजल्ट आ रहा है कभी क्या रिजल्ट आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अब उसके पीछे कारण भी आपको पता नहीं पड़ रहा। तो अलग अलग तरह की जैसे रैंडमली कोई एरर आ गई तो ऐसी एरर्स क्या कहलाएंगी, रैंडम एरर्स कहलाती है। ग्रॉस एरर और मिस्टेक ये बिल्कुल पर्सनल एरर की भाई है। मिस्टेक्स कौन करता है, कोई व्यक्ति करेगा, कोई जो स्टूडेंट है या कोई टीचर कर सकता है, बताने में ही गड़बड़ कर दी, बताना क्या था कोई अलग ही चीज बता दी, और या उसको खुद को ही नॉलेज नहीं है ढंग से, या बच्चा सुनने के बाद भी बेवकूफ़ी कर रहा है, या रीडिंग लेने में किसी भी तरह की मिस्टेक यदि वहां पे हो रही है, या ग्रोस मतलब बड़े लेवल में कोई मिस्टेक यदि वो कर रहा है, तो ऐसी एरर को ग्रोस एरर और मिस्टेक कहते हैं। तो ये एरर आपको समझ में आ गया होगा कि एरर आती कैसे है किसी एक्सपेरिमेंट। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एरर होती क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, टाइप्स याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी बढ़िया, आराम से इनको समझ लो। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल तरीके से कौन कौन सी एरर होती है। तो बच्चों मैथमेटिकल तरीके से 3 एरर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एक तो है एब्सोल्यूट एरर, सेकंड है रिलेटिव एरर और थर्ड है परसेंटेज एरर। तो इन तीनों के फॉर्मूले भी होंगे, इन तीनों की डिफाइंड भी है, डेफिनेशन भी है, ये हमारे काम की है, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल। तो आपको एरर में जो सबसे पहले जो टॉपिक आपको लर्न करना है वो है आपका एब्सोल्यूट एरर। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी एरर्स हो सकती है। तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्रकार की एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। चलो आगे बढ़ जाते हैं आप, एक सेकेंड। चलो तो अब हमारे जो टॉपिक आ रहा है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो ये 3 अलग तरह के प्रकार हैं जिनके फॉर्मूले हैं, आपको इनको तो बहुत अच्छे से करना है। परसेंटेज एरर, इनके डेफिनेशन, इनके फॉर्मूले सारे आपको समझने। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, इससे पहले हम इसको पढ़े, हमको एक चीज निकालनी है यहाँ पे, एवरेज ऑफ द मेजरमेंट, एवरेज ऑफ द मेजरमेंट। और इस एवरेज ऑफ द मेजरमेंट को मैंने नाम दिया, अब देखो यहाँ पर क्या, ट्रू वैल्यू। यानी मेरी जो एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू है, यदि मेरे को किसी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं। बट जैसे मेरे को किसी क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दी नहीं है, मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन दे दिए, तो उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे मैं सबसे पहले तो एवरेज निकालूंगा, और उस समय ये एवरेज मेरा क्या कहलाएगा, ट्रू वैल्यू कहलाएगा। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आप निकाले एवरेज ऑफ द मेजरमेंट या ट्रू वैल्यू, तो उसमें आप लिख सकते हैं इफ A1 A2 A3 and so on AN are n observations of an experiment, then the average of
these n observations, इन n observations का एवरेज इज नोन एज ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। तो ट्रू वैल्यू क्या कहलाएगा? यदि आपको n ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं तो n ऑब्जर्वेशन का आप एवरेज जो लेंगे वही आपका ट्रू वैल्यू यहाँ पे कहलाता है। ट्रू वैल्यू मतलब वास्तविक रिजल्ट, ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। तो इसको अपन कैसे लिखें? मेजरमेंट। मैं ऐसे कह सकता हूँ ए बार, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं तो मैंने ए बार यानी एवरेज वैल्यू ले ली, या मैं ए एवरेज लिख दूँ यहाँ पे ए वी जी। एवरेज का मतलब मीन ही होता है, तो मैंने मीन निकाल लिया, एवरेज निकाला, तो मैंने क्या किया? सबको जोड़ा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN, और जितने जोड़े उतने का भाग लगा दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? ये ट्रू वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या है? A बार है, तो इसको A बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रू वैल्यू को, जो कि जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखे हैं उन सबका क्या है? एवरेज है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखी। अब देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, तो इसको आपने लिख लिया होगा तो मैं मिटा देता हूँ। तो एवरेज वैल्यू ही ट्रू वैल्यू है यहाँ पर, ये ध्यान रखना आप। अब अपन एक एग्जाम्पल से और समझेंगे इसको बाद में। देखो आगे देखो, ये मिटा देता हूं मैं। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? सेकंड, उसको 1 नंबर दे देना, तो सेकंड नंबर पे आप डालो एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दूं कि द डिफरेंस, या इसको एक बार फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें, फॉर्मूला ही बना लेते हैं इसको डिफाइन नहीं करके, एब्सोल्यूट एरर। और इसको लिखने का जैसे तरीका होगा वो होगा डेल्टा और ए। तो डेल्टा ए बराबर क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये फॉर्मूला तो आपने एरर का पहले भी देखा था, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो अब यहां पर लिखना क्या है? तो देखो डेल्टा ए बराबर ट्रू वैल्यू तो आपका आ गया एवरेज, ट्रू वैल्यू तो आपने निकाला था ना एवरेज, माइनस मेजर्ड वैल्यू आपके इंडिविजुअल वैल्यूज, यानी आपके इंडिविजुअल यहां पे आप ऐसे लिख लीजिए इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। तो यदि मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में, भाई देखो एरर आपके कैसे निकलेगी? एक एक ऑब्जर्वेशन के अंदर से एरर निकलेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपने लिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 0.520 ग्राम, और बच्चे ए ने क्या निकाला था? 0.51 ग्राम या 0.52 ग्राम। तो मैंने क्या करा? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर अलग निकाली, सेकंड ऑब्जर्वेशन में एरर अलग निकाली। तो यहां मैं यदि फर्स्ट, तो मैं यहां लिख सकता हूं एब्सोल्यूट एरर, फॉर्मूला तो वही लिखेंगे। और अब यहां देखिए एब्सोल्यूट, थोड़ा सा आप बनाए रखे यहाँ कंसंट्रेशन, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, कौन सी ऑब्जर्वेशन? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी? डेल्टा ए1, और डेल्टा ए1 यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी? ट्रू वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू यानी A1। तो डेल्टा A1 बराबर क्या आ जाएगा? A बार माइनस A1। इसी तरीके से देखो मैं यहां पे निकालू एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन के अंदर एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी? तो डेल्टा A2, ये डेल्टा तो एब्सोल्यूट को बता रहा है, और A2 बराबर A बार, वही फॉर्मूला ट्रू वैल्यू तो A बार ही एवरेज, माइनस आपको अब यहाँ क्या करना है? सेकंड ऑब्जर्वेशन। तो इंडिविजुअल जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, तो मेरे पास nth जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी? डेल्टा AN बराबर A बार माइनस A ये N। तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया एब्सोल्यूट एरर का। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे का डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट माइनस इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज गिव्स द एब्सोल्यूट एरर ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन।
यानी जो ऑब्जर्वेशन आपने A1 A2 A3 A4 से लेके AN तक कर रखे हैं उसमें पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में कितनी एब्सोल्यूट एरर है वो कैसे निकलेगी, डेल्टा A 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 बराबर ट्रू वैल्यू जो आपने बाहर करके एवरेज निकाला था माइनस इंडिविजुअल वैल्यू A1 A2 A3, इस तरीके से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये है आपके सामने फॉर्मूला एब्सोल्यूट एरर का। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप हेडिंग डालें मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, अच्छा इस मीन एब्सोल्यूट एरर से पहले एक नोट लिख लें। जो एब्सोल्यूट एरर है, द साइन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, जो भी एरर आपके सामने आएगी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेजिस्टेंस जब बताया था तो रेजिस्टेंस की ट्रू वैल्यू मैंने बताई थी कि 2 ओम है, और एक एक ऑब्जर्वेशन जब मैंने लिखी तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2.2 ओम 2.2 ओम 2.2 ओम ऐसे आ रही थी। तो मैंने जब एरर निकालने की कोशिश की तो मैंने 2 में से 2.2 को जब घटाया तो माइनस 0.2 आया था। इसका मतलब मेरी एब्सोल्यूट एरर कैसी आई थी, नेगेटिव आई थी। यदि मैं वहां पर 1.98 ले लेता, 2 से कम ले लेता, तो मेरे पास 2 माइनस 1.98, तो मेरे पास 0.02 प्लस में एरर आ जाती है ना। अरे मैं कहना चाह रहा हूँ 2 माइनस 1.98 करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 0.2 आएगा, जबकि 2 माइनस 2.2 करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर ये तो 0.2 हो गया 1.02, तो इसमें यहाँ पर आएगा माइनस का 0.2, इस तरीके से। तो एक एरर तो मेरे पास कितनी आ रही है, प्लस में, और एक एरर मेरे पास किस में आ रही है, माइनस में। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं अपन रेजिस्टेंस में, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो दोनों तरीके से हो सकती है। अब अपन निकालना चाह रहे हैं थर्ड नंबर पे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का जो सिंबल है वो कैसा है बच्चों, देखो आपने जो डेल्टा ए निकाली थी वो आपकी एब्सोल्यूट एरर थी। अब आपको इसका क्या करना है, मीन लेना है। आपको वापस इसका क्या करना है, एवरेज लेना है। किन किन का, यहां सबसे पहले क्या निकाली थी, डेल्टा A1 बराबर A बार माइनस A1। तो आपको डेल्टा A1 लेना है, फिर डेल्टा A2 लेना है, फिर डेल्टा A3 लेना है, फिर डेल्टा A4 लेना है, फिर डेल्टा A5, ऐसे करते करते डेल्टा AN तक जाएंगे, सबको जोड़ेंगे और वापस डिवाइड किसका लगाएंगे, n का। तो ये जो डेल्टा में है, ये जो एब्सोल्यूट एरर्स है, इनका क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा A जो है यहाँ पर, उसका यदि मैं बाहर ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज या फिर मीन मिल जाएगा। ये सिंपल सी चीज है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 2 डंडियां लगा दो आप। ये डंडियां लगाने का मतलब ये हो गया कि मीन एब्सोल्यूट एरर आपको हमेशा कैसी लेनी है, मोड लगाया भाई, ये डंडिया थोड़ी है, मोड है। मोड का मतलब ये हो गया कि आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है। पॉजिटिव लेने से मतलब ये हो गया कि आपके जो एवरेज आएगा एब्सोल्यूट एरर का वो हमेशा धनात्मक या पॉजिटिव आएगा। अब देखो कैसे आएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये सब फॉर्मूले काम आएंगे आगे, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे बहुत जोरदार वाले, तो इनको ध्यान रखें आप। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए, ये बार मोड लगा दिया, तो मैं जब फर्स्ट एरर लिखूंगा यहाँ पे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा, एक सेकेंड, डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN अपॉन n। तो अब देखो बच्चों ये पॉजिटिव तो कब आ सकता है, अब जैसे मैंने कहा कि डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 ये तो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और जब यदि यहाँ पे मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू ले रहा तो हो सकता है मेरा रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा फिर। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको आपको मोड लगाने का मतलब है कि आपको पॉजिटिव ही लाना है, तो आप इन पर्टिकुलर वैल्यूज में भी क्या लगा दे, मोड लगा दे। यानी अब आपके जो डेल्टा A1 डेल्टा A2 की वैल्यू है यदि वो नेगेटिव भी आ रही है तब भी आपको लेना कैसा है, उसको पॉजिटिव ही लेना है। ऐसे एग्जाम्पल अपन करेंगे, वहां पे देख लेंगे इसको। तो आपको सारी की सारी जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो एब्सोल्यूट एरर्स थी, उन सबको किस में लेना है बच्चों, मोड में लेना है, अपॉन n। तो आपका ये नोट डाल के लिख लीजिए, मीन एब्सोल्यूट एरर आपको हमेशा कैसे लेनी है, पॉजिटिव। तो नोट लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर
इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा, पॉजिटिव ही लेनी है, मोड लगा दिए अपन ने, तो आपको नेगेटिव कोई भी यहाँ पे चीज नहीं लेनी है। फोर्थ नंबर पर आप लिख दीजिए रिलेटिव एरर, और फिफ्थ पे परसेंटेज। यहाँ तक अपन पढ़ते हैं आज, और इसके बाद अपन इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं और 2-3 टॉपिक और हैं, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलो इसको लास्ट खत्म कर देते हैं। तो देखिए रिलेटिव एरर क्या चीज़ है, फोर्थ नंबर डालें और लिखे रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिख लो, डिफाइन लिखो तो लिख लो बोली, बट रिलेटिव एरर का जो सिंबल है वो इस तरीके से, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, इसका डायरेक्ट आप रिलेटिव एरर लिखेंगे। और आपको जैसे डिफाइन लिखना चाहे तो द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द true value of the measurement, true value of the measurement is called, true value of the measurement is called relative, is called relative error और fractional error of the measurement, fractional error भी कहते हैं इसको, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि हिंदी में। एब्सोल्यूट एरर को बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि, और इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव को सापेक्षिक त्रुटि, फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रिलेटिव एरर बराबर, जैसे किसी मेजरमेंट में आपको रिलेटिव एरर निकालनी, तो आप उस मेजरमेंट की सबसे पहले क्या लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का सिंबल यही है, अपॉन उसकी ट्रू वैल्यू। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। तो आपके सामने फॉर्मूला बहुत ही आसान सा है, इनको आप ब्रैकेट में बना दे, बॉक्स में कैद कर दें इनको। परसेंटेज एरर क्या होगी, तो फिर तो परसेंटेज एरर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो फिफ्थ नंबर पे, परसेंटेज एरर। इनके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बड़ा ही मजा आएगा आप लोगों को इनको करने में। परसेंटेज एरर देखिए, तो परसेंटेज एरर का मतलब होता है, अपन ऐसे कर सकते हैं इसको, बराबर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100%। जो आपकी रिलेटिव एरर है इसी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका परसेंटेज एरर में बदल जाए। यानी फॉर्मूला वही हो गया, रिजल्ट रिलेटिव क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%। तो ये आपके सामने परसेंटेज एरर, तो इसको ये आपके ख़त्म हुआ। तो ये कुछ तरह की एरर हमने पढ़ी, इनका यूज़ हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंप्लीट करें। इसके बाद अपन ये करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी बुक में हैं इससे रिलेटेड, करेंगे उनको। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।